हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग क्लास 10th का संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं। वैसे व्याकरण सारे क्लास के लिए है, तो क्लास 6 से लेकर 10th तक का जो व्याकरण अभी हम पढ़ा रहे हैं वो क्लास 6 से लेकर के 10th तक के लिए जरूरी है। तो आइए आज हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं। इससे पिछला लेक्चर आप देख लिए होंगे, उसमें मैंने वर्ण विचार के ऊपर चर्चा किया था और वर्ण विचार को मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है वर्ण विचार का। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं संधि। वर्ण के बाद संधि पढ़ रहे हैं, तो आप लोग वर्ण विचार का पूरा लेक्चर देख लें। उसमें स्वर व्यंजन हर एक चीज़ का उच्चारण स्थान समझाया हुआ है, उसे आप लोग याद कर लें, बेहतर होगा। आइए तो अभी हम लोग पढ़ेंगे संधि। अभी हम लोग पढ़ेंगे संधि। संधि क्या होता है? सबसे पहली बात तो जब दो स्वर या दो वर्ण बोल लीजिए, दो वर्णों का जब मेल होता है, क्योंकि ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि दो स्वर का ही, दो वर्णों का मेल, क्योंकि स्वर भी वर्ण में ही आता है, व्यंजन भी वर्ण में ही आता है। तो दो वर्णों का मेल जब होता है तो संधि कहलाती है। संधि को परिभाषित कर लीजिए, दो या दो से अधिक वर्णों मेल को संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि एक्चुअली तीन प्रकार के होते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। ये तीनों टाइप के संधि होते हैं। अब स्वर संधि किसे, तीनों संधि का हम बेरा-बेरी चर्चा करेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन किसे संधि किसे कहते हैं, स्वर में स्वर को मेल को स्वर संधि कहा जाता है, व्यंजन से व्यंजन को मेल को व्यंजन संधि कहा जाता है, विसर्ग संधि। तीनों संधि हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग स्वर संधि पढ़ते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? पहले हम लोग स्वर संधि पढ़ते हैं। आखिर स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए, हिम प्लस आलय इक्वल टू हिमालय। देव प्लस इंद्र इक्वल टू देवेंद्र। इसमें ई का मेल है, उसमें और आ का मेल है। तो
जहाँ दो स्वरों का मेल हो उसे स्वर संधि कहते हैं। आगे चलिए अब इसको विस्तृत में समझते हैं। जैसे देवेंद्र में दो स्वर है, हिमालय में दो स्वर है और ई। देवेंद्र में दो स्वर है ओ प्लस ई इक्वल टू ए। अब देखिए संधि के नियम। हिंदी व्याकरण में संधि 5 होते हैं और संस्कृत व्याकरण में संधि 8 होते हैं। हिंदी व्याकरण में संधि 5 होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ यन पर रूप, दीर्घ गुण वृद्धि यन, दीर्घ गुण वृद्धि यन, आयादि। ये हिंदी व्याकरण की 5 संधि है। अब संस्कृत व्याकरण में में 8 संधि होते हैं। पहला तो दीर्घ हो गया, दूसरा गुण, ऐसे लिखिए दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि, पांचवा आयादी संधि, छठा प्रकृति भाव, छठा हो गया पूर्व रूप संधि, सातवां हो गया पर रूप संधि और आठवां हो गया प्रकृति भाव। संधि ये संस्कृत व्याकरण के 8 संधि हैं और 8 संधि का डेफिनेशन खुद में ही समझ में आ रहा है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आयादी, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्राकृतिक भाव संधि। आप लोग इधर का नोट कर लिए होंगे तो अब हम इधर मिटा देते हैं और दूसरा लिखते हैं। पहला संधि है दीर्घ संधि। इसको कहेंगे सजातीय
स्वर आमने सामने आ जाने पर दीर्घ संधि बनता है। दीर्घ संधि बन जाता है। अब देखिए, दैनिक जीवन में ही कभी स्कूल के टाइम हो या कॉलेज का टाइम हो, अगर किसी से आपका झगड़ा हो तो अगर दो आदमी में झगड़ा हो रहा है क्लासमेट में, तो जो ज़्यादा पावरफुल है उसी का चलता है, वही जीतता है। तो दो स्वर आमने सामने जब आता है तो दोनों यहाँ पे जीतने और हारने के बाद वो मिल जाता है। अब अगर हमारी जनसंख्या बढ़ गई तो दीर्घ संधि हो गया, वैसे समझ लीजिए। तो ये दीर्घ संधि कहलाता है। इसका उदाहरण ले लीजिए, अ प्लस अ इक्वल टू आ। ये याद करने वाली है। आ प्लस आ इक्वल टू आ, अ प्लस आ इक्वल टू आ। जैसे देखिए उदाहरण, अत्र प्लस अस्ति इक्वल टू अत्रास्ति, अत्रास्ति। भव्या प्लस आकृति, भव्याकृति। भव्याकृति। तो ये हो गया उदाहरण। अब ये तो स्वर वर्ण में अ का है, इधर का आप लोग नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट किए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इधर लिखेंगे ख। ऐसे आप लोग नंबरिंग कर दीजिएगा, ई या ई प्लस ई या ई इक्वल टू। अब इसका दूसरा ले लीजिए, जैसे आगे लिख ही दीजिए, देवी प्लस इच्छते, देवी इच्छते, देवीक्षते। तो देखिए, जब विजातीय स्वर इसका सेकेंड नंबर है, जब विजातीय स्वर एक में के आमने सामने आती है तो कौन सा संधि बनता है, किस टाइप का वर्ड्स आता बन जाता है। जैसे अ आ आया तो ई तो इक्वल टू ए आ गया, अ या आ प्लस उ या उ आ गया तो ओ आ गया, अ या आ प्लस ए आ गया तो ऐ बन गया, अ आ या अ प्लस औ बन गया। तो ये जो आप देख रहे हैं वो जब दो स्वर संधि का मेल हो रहा है, जो अपने मतलब कि कास्ट के, जैसे कि जो अ प्लस, जैसे हम लोग इससे पहले में अ मिलने से आ बनता था या आ मिलने से आ बनता, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है। अगर एक दूसरे से मिलता भी है तो तीसरा वर्ड बन रहा है, तो इसे आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इसलिए ये तो आप लोगों को सेकेंड नंबर पॉइंट तो आप लोगों को याद रखना एकदम मोस्ट है, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। लेकिन देखिए, जब यही स्वर आगे पीछे हो जाता है
तो इनकी संधि कैसे बनती है? तो इनकी संधि बदल जाती है। यही स्वर जब आगे पीछे हो जाता है तब क्या होता है? यही स्वर जब आगे पीछे हो जाता है तब क्या होता है? इनकी संधि बदल जाती है। जैसे देखिए, क, ई या ई प्लस ओ या आ इक्वल टू यो या यो, इस टाइप का बन जाएगा संधि। ख, उ या उह प्लस ओ या आ इक्वल टू म, ऐसे बनेगा। इसी प्रकार री या री प्लस ओ या आ इक्वल टू र या रा। एग्जाम्पल ले लीजिए इसका। एग्जाम्पल लिखा देते हैं इसका। ऊपर वाला आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसका एग्जाम्पल समझना बहुत जरूरी है। सबका एक एक एग्जाम्पल है। आदि प्लस आपदा, इक्वल टू अध्यापदा। पहले ले लीजिए अवनी प्लस असम, असम अवन्या शम। देखिए य, इसका उच्चारण सही य बना। सेकंड है अध्यापदा, अध्यापदा या बना। तीसरा है उपविस्तु प्लस आर्या, उपविस्तु प्लस आर्या, आर्या इक्वल टू यहाँ पहले लिख लीजिए भवतु प्लस असुरा, इक्वल टू भवतो असुरा। आर्या उपविस्तु आर्या, पितृ प्लस आज्ञा, आज्ञा। मातृ प्लस इच्छा, इच्छा मातृच्छा। सर कौन है देखिए ना थोड़ा। मातृच्छा। अब नीचे वाला नोट कर लीजिए।
चौथा है इसका 5 कंडीशन है। चौथा है इसका कंडीशन य व के जगह आई या फिर आई या फिर अब या फिर अब ऐसी संधि भी होती है। यानी य या व के जगह य हलंत हो गया, यो हलंत, वो हलंत, आ और वो हलंत, इस टाइप की भी संधि होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, उदाहरण ए प्लस कोई अन्य स्वर रहेगा तो ऐ हला हो जाएगा। ऐ प्लस कोई अन्य स्वर रहा तो ये उच्चारण होगा। ओ प्लस कोई अन्य स्वर रहा तो इसका उच्चारण औ होगा। औ प्लस कोई अन्य स्वर रहा, इसका उच्चारण आव होगा। यानी अगर इसके साथ कोई अन्य स्वर रहा तो उसका उच्चारण अय हलंत होगा। ऐ प्लस कोई अन्य स्वर रहा तो उसका उच्चारण आय होगा। ओ प्लस कोई अन्य स्वर रहा तो उसका उच्चारण औ होगा, और औ प्लस कोई अन्य स्वर रहा तो उसका उच्चारण आ होगा। तो ये 4 है, ये चारों आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसका 5वां आप लिख लीजिए। इसका 5वां है उसका एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, अभी जो लिखे थे उसका उदाहरण। 14 का ये उदाहरण है, मन्यते प्लस आत्मानम। ये हो गया मन्यात्, मन्य त्या मन्यत्या फिर तस्मै प्लस अदर्श्यत। इक्वल टू तस्मायद यत।
प्रभो प्लस ए ही। और चौथा हो गया रात्रो प्लस एव, रत्रावेव। ये चौथा का था। पांचवा है इसका, चौथा आप लोग लिख लीजिए, इसका उदाहरण चौथा का पांचवा लिखा है। ए या ओ के सामने ए या ओ के सामने अगर ओ आए तो लुप्त हो जाता है। और उसके जगह पर ये चिन्ह लगता है। ये चिन्ह क्या होता है? अवग्रह का चिन्ह है। ये चिन्ह जो है वो अवग्रह का है। अक्सर कहीं भी लिखा हुआ रहता है तो आप देखते होंगे कि ये चिन्ह लगा हो, आप ये कंफ्यूज हो जाते होंगे कि इसको क्या पढ़े। तो ये अवग्रह का चिन्ह है, इसे अ ही पढ़ा जाता है। अवग्रह चिन्ह प्रयुक्त होता है अवग्रह का चिन्ह प्रयुक्त होता है जैसे वने प्लस अस्मिन, दूसरा गुरो प्लस अहम कल्टो गुरो हम। तो ये जितना था ये स्वर संधि का सिर्फ प्रकार था। अभी व्यंजन संधि बचा हुआ है। तो आप लोग स्वर संधि का पूरा आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर याद नहीं रहेगा तो फिर आगे आप नहीं समझ पाइएगा। लकार वगैरह का जो लकार वगैरह पढ़ाया जाता है, प्रत्याहार लकार, तो लकार के में ये सब का बहुत ही महत्व है। तो इसलिए आप लोग संधि को तो अच्छे से पढ़ ही लीजिएगा, संधि समास। उसके बाद हम हिंदी व्याकरण से भी चलेंगे। तो लगभग तो सिमिलर ही दोनों रहता है, बस कुछ कुछ का डिफरेंस है। तो हम जहाँ भी डिफरेंस है वो हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहे हैं कि संस्कृत व्याकरण में कितना आता है और हिंदी व्याकरण में कितना। तो कारक पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण दोनों को लेकर के, समास वगैरह पढ़ेंगे। लेकिन लकार में खास करके संधि का बहुत ही महत्व है और बहुत ही प्रयोग होता है। तो आप लोग संधि को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम व्यंजन संधि को समझाएंगे और थर्ड लेक्चर में हम विसर्ग संधि क्लियर करेंगे। उम्मीद है आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो, परेशानी हो तो आप मुझे आप हमको कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, हम आपको उसे समझा देंगे। तब तक के लिए भाई देखते रहिए पढ़न्तु ऑनलाइन।